हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डीपीएसपी के रिगार्डिंग पीवाई को डिस्कस किए थे, तो इस वीडियो में हम डीपीएसपी के प्रोविज़न डिस्कस करने वाले हैं ताकि हमारा ये टॉपिक होलिस्टिकली कवर हो जाए। तो डीपीएसपी नॉन जस्टिसिएबल है। नॉन जस्टिसिएबल मीनिंग हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि मान लो आप अगर कोर्ट में जाते हो कि भाई मेरा डीपीएसपी ये फुलफिल नहीं हो रहा, तो कोर्ट आपकी सुनवाई नहीं करेगा क्योंकि ये तो नॉन जस्टिसिएबल है। देन हमने ये जो डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट है ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया हुआ है। मैं एक वीडियो में आपको सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन के कहाँ से हमने बोरो किए उसकी वीडियो ट्रिक के साथ याद करवा दूंगी। नेक्स्ट, ये एक पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है जो स्टेट के ऊपर होती है कि स्टेट तुम ये काम करो, प्रमोट करो सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ हमारे पास इकोनॉमिकली हम इतने स्ट्रांग नहीं थे कि हम सारे के सारे प्रोविज़न तभी इम्प्लीमेंट कर लें। इसलिए हमने कुछ प्रोविज़न थे जिनको उसी टाइम पे इम्प्लीमेंट किया, जैसे फंडामेंटल राइट्स थे। बट कुछ प्रोविज़न ऐसे थे जिनको अभी हमने संभाल के रखा था तभी कि इन फ्यूचर जब हमारे पास वेल बीइंग होंगे, हम इतना पैसा होगा कि हम उसको इम्प्लीमेंट कर पाए तो हम करेंगे। तो इसलिए अब नेक्स्ट में हम देखते हैं कि देयर ऑब्जेक्टिव इज टू एस्टेब्लिश सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। अब इसमें एक मेन कॉन्सेप्ट रहता है, कभी भी आपको पीवाईक्यू में चेक करने, एक यूपीएससी के भी एक पीवाईक्यू पूछा था जिसमें उसने पूछा कि ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है ये कहाँ से मिलती है। ये ऑब्वियसली फंडामेंटल राइट से मिलती है। एंड सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी कहाँ से मिलती है, ये डीपीएसपी से मिलती है हमें। तो फंडामेंटल राइट की वीडियो में हम इसे इन डेप्थ डील करेंगे कि कैसे फंडामेंटल राइट्स हमें पॉलिटिकल डेमोक्रेसी देती है। बट डीपीएसपी में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे ये सोशियो और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी प्रोवाइड करते हैं। डीपीएसपी रिफ्लेक्ट द विजन ऑफ ए वेलफेयर स्टेट। जैसे कि मैंने आपको अभी आगे हम एक आर्टिकल पढ़ेंगे जिसमें एग्जैक्टली लिखा है कि वेलफेयर स्टेट वाला काम है डीपीएसपी का, एक वेलफेयर स्टेट को इस्टेब्लिश करना। तो वो हम आगे पढ़ेंगे। They resemble the instrument of instruction contained in the Government of India Act 1935 by Dr. B.R. Ambedkar. Okay. आपको तो ये पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने काफ़ी प्रोविज़न है जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किए हैं। तो इसीलिए इसमें ये कह रहे हैं कि जैसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन था उसको हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में लिया था, वैसे ही ये जो डीपीएसपी है ये भी एक काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। देन उसके बाद कंसाइज ऑफ द, अब कुछ हर एक थिंकर ने अपने अपने व्यू पॉइंट बताए हैं कि उनके अकॉर्डिंग ये डीपीएसपी है क्या। जैसे ग्रेनविल ऑस्टिन ने क्या कहा, वो कहते हैं ये तो कंसाइज है भाई, ये तो आत्मा है। केसी वेरे क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ये तो मैनिफेस्टो है। अब किसी भी पार्टी का, कोई भी पार्टी होती है उसका मैनिफेस्टो होता है ना कि अगर हमें आप सरकार बनाते हो, हमारी सरकार आएगी तो ये काम करेगी, आपको फ्रीबीज देगी, ये करेगी, तो बस वैसे ही है। ये कहते हैं ये तो मैनिफेस्टो है और एम एंड एस्पिरेशन है। और एक केटी शाह कहते हैं कि ये चेक पेएबल बाय द बैंक एट इट्स ऑन कन्वीनियंस। तो ये तो आप समझ ही गए होंगे, इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं बताने वाला। एंड देन बी एन राव कहते हैं मोरल प्रिसेप्ट्स है कि स्टेट को कैसे अथॉरिटी करनी है, उसके लिए एक मॉरल स्टैंडर्ड सेट किए कि स्टेट तुम्हें ये काम करने हैं। देन आता है आर्टिकल 36 डेफिनेशन ऑफ स्टेट। अब एक चीज़ को याद रखना, आर्टिकल 12 और आर्टिकल 36 दोनों में ही स्टेट की डेफिनेशन दी गई है और दोनों की डेफिनेशन ऑफ स्टेट एग्जैक्टली सेम है। तो जब हम फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे तो इसको इन डेप्थ डिटेल में डील करेंगे कि ये फंडामेंटल राइट में स्टेट का क्या कंसर्न है, डेफिनेशन क्या है, और डीपीएस में भी, क्योंकि दोनों का तो सेम ही है। देन आर्टिकल 37, अब इसमें हम बात करेंगे कि जो एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल कंटेन्ड इन दिस पार्ट। अब मैंने आपको बोला नॉन जस्टिसिएबल है, फंडामेंटल टू द गवर्नेंस है, स्टेट को ये अप्लाई करना चाहिए लॉ एंड पॉलिसीज बनाने में। Then Article 38, State to secure a social order for the promotion of the welfare of the people। जैसे मैंने आपको बताया था क्या है वेलफेयर ऑफ द पीपल, ये हमारा पीवाईक्यू भी है कि कौन सा ऐसा प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन का जो वेलफेयर ऑफ द पीपल करता है। तो आ गया कौन सा ऐसा है। अब आपको आर्टिकल भी पता लग गया कि भाई ये तो आर्टिकल 38 है, क्योंकि आर्टिकल 38 में दे रखा है। हो सकता है आपको नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई कौन से आर्टिकल में वेलफेयर ऑफ द पीपल के बारे में जिक्र किया है डीपीएसपी में, तो आर्टिकल 38 की बात होगी। देन द स्टेट मस्ट promote people welfare by ensuring social justice। जैसे कि मैंने आपको बोला political justice, economic justice, social justice, and state should reduce inequality between इनकम, स्टेटस, फैसिलिटी ऑफ, मतलब रिच और पुअर में ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, उनके बीच में जो भी इनइक्वालिटी उसको रिड्यूस करने का स्टेट का काम होना चाहिए।
देन अभी लास्ट में हम ये डील करेंगे कि इन सारी अमेंडमेंट्स को कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से इन सबको ऐड किया गया है, तो इस पार्ट को हम लास्ट से अच्छे से डील करेंगे, ठीक है। आर्टिकल 39, कुछ प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट। जैसे ये देखो, livelihood for all citizens, fair distribution of resources for the common good, avoiding concentration of wealth, equal pay for equal work for men and women, protection of worker, health and children for proper development of for children। और ये भी एक अमेंडमेंट से ऐड है, तो इसको हम बाद में डील करेंगे। तो देखिए, इसे एक कहानी की तरह समझिए, क्योंकि मैं मोस्टली देखती हूँ बच्चों को 39 आर्टिकल में बहुत दिक्कत रहती है, उनको सीक्वेंस से याद नहीं रहता है इसका, क्योंकि वो लोग क्रैम करने की कोशिश करते हैं, बट इसको हम एक कहानी की तरह समझेंगे। लाइवलीहुड, देखो आज के क्या ज़िंदगी में कभी भी आपको पैसा तो कमाना ही पड़ेगा भाई, कैसे जियो के पैसे के बिना, तो लाइवलीहुड तो हो गया कि पैसा कमाना। अब पैसा कमाओगे, घर लाओगे, अब हर एक चीज़ में दोगे ना, कुछ एजुकेशन के लिए दोगे, कुछ मतलब बेसिकली बड़ा फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि सबको अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। फेयर डिस्ट्रीब्यूट कुछ के लिए एजुकेशन के लिए दो, हाउस में जैसे आपके वो एल्डर होंगे उनको मेडिसिन ला के दो, ठीक है। तो ऐसे ही सबको फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होगी, हमारा हो गया दूसरा पॉइंट। एंड थर्ड पॉइंट क्या होगा हमारा कि लेजर। अब देखो, अवॉइडिंग कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड प्रोडक्शन। हो सकता है आपने पैसा कमाया, आप सोचो कि मैं सिर्फ अपने पे उड़ाऊँ, तो वो बात गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए, एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। तो सेकंड में फेयर आ गया, थर्ड में कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होनी चाहिए। तो चलिए आगे देखते हैं। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। अब इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क में क्या है कि चाहे मैन है चाहे वुमेन है, दोनों काम कर रहे हो तो दोनों को बराबर के पैसे मिलने चाहिए। तो हुआ ना ये इकोनॉमिक जस्टिस उनके साथ। अब आया समझ क्यों हम डीपीएसपी को इकोनॉमिक जस्टिस के साथ रिलेट करते हैं, चाहे इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के साथ रिलेट करते हैं। तो देखिए, अभी हमने क्या किया, पहले हमने देखा हमें पैसा कमाना है, पैसा कमाने के बाद सबको बांटना है, यानी कि फेयर डिस्ट्रीब्यूशन। देन उसके बाद हमें अवॉइड करना है कंसंट्रेशन, खुद के ऊपर नहीं सब उड़ा देना भाई, बाकियों को भी तो बांटना था ना पहले, तो इसलिए थर्ड ये हो गया। चौथा आएगा चाहे मैन कमाए चाहे वुमेन कमाए लाइवलीहुड, तो ये सब को बराबर पे देनी है। देन उसके बाद अब पैसे कमा लेंगे तो खुद की हेल्थ का भी ध्यान रखेंगे वर्कर, क्योंकि मैन और वुमेन तो दोनों वर्कर ही है ना जब पैसे कमा रहे हैं भाई, तो अपनी हेल्थ और अपने बच्चों की हेल्थ का ध्यान रखेंगे, चाइल्ड हेल्थ। अब चाइल्ड हेल्थ का ध्यान रखेंगे तो हेल्थ अच्छी रहेगी कि तो चाइल्ड की अच्छे से डेवलपमेंट कर पाएंगे। तो हो गया ना कहानी की तरह ये याद, तो बस ऐसे ही कहानी की तरह याद रखिए। देन उसके बाद 39A तो मैंने आपको पहले भी बताया, ये तो बहुत फेमस आर्टिकल है। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, कि तुम जेल में बंद हो पर तुम गरीब हो, पुअर हो, जेल में बंद हो भैया, कैसे बचोगे अब, क्योंकि वकील तो इतना पैसा मांगते हैं कि तुम तो कर ना पाओ कुछ। तो जो ये वकील है अपने, यानी कि जो एडवोकेट है, इनको फ्री फंड में भी आपका केस लड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सरकार हमें फ्री लीगल एड दे रही है जी, ठीक है। देन उसके बाद आ जाइए, ये भी एक हमने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड किया था, जिसे हम लास्ट में अच्छे से याद करेंगे। देन आर्टिकल 40 to 51, लेट्स सी। आर्टिकल 40 क्या कहता है, विलेज की पंचायत। अच्छा, मैं पता इसे कैसे याद करती थी, ये देखो, विलेज की पंचायत आमतौर पे कुएं यानी कि वेल कहाँ मिलते हैं आपको, विलेज में मिलते हैं, तो डेफिनेटली ये विलेज पंचायत के रिगार्डिंग ही है। आपको इस 4 वाले पे तो कंसंट्रेट ही नहीं करना है जी, पीछे वाले में कंसंट्रेट करो ज़्यादा, खुद ब खुद ही चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। तो गांव में ज़्यादा कुएं होते हैं, तो विलेज पंचायत के रिगार्डिंग हो गया ना ये, 0 से आपने वेल को याद रखना है, ठीक है। देन उसके बाद आर्टिकल 41। अब देखिए आर्टिकल 41 मैं 1 से इसको ऐसे याद किया था मैंने कि देखिए, पहला काम बंदे का ये होता है कि पहले वो एजुकेशन ले, अच्छा पढ़े लिखे, फिर वो कोई नौकरी ढूंढ ले। नौकरी ढूंढने के बाद पब्लिक, ऑब्वियसली जब आप जॉब करते हो किसी भी डिपार्टमेंट में, चाहे प्राइवेट है चाहे पब्लिक है, आप पब्लिक असिस्टेंसी से करते हो। मान लो आप क्लर्क हो तो कोई लोगों का काम इजी कर दोगे, अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो लोगों को क्लोथ्स वगैरह प्रोवाइड कर पाओगे, है ना, पब्लिक असिस्टेंट ही कर रहे हो ना किसी न किसी तरीके से। तो मैंने इसको ऐसे याद किया हुआ, एजुकेशन पहला काम है और पहला काम नौकरी लेना और पब्लिक असिस्टेंट करना। तो हो गया 41 पे, 1 पे फोकस कीजिए। देन आर्टिकल आ गया 42। अब 42 में आप फोकस करेंगे 2 पे, ठीक है। अब देखिए, आपने काम ले लिया, वर्क हमने ले लिया ना ऊपर, वर्क लेने के बाद
सॉरी 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 शिट। ओके, वर्क लेने के बाद क्या काम हुआ? अब जब मैंने वर्क लिया, और वर्क लेने के बाद यार वर्किंग कंडीशन भी तो देखोगे यार, कि काम करने के लिए ढंग की जगह है भी या नहीं। अब कारखानों में अच्छी जगह है काम करने के लिए, वो देखोगे। उसके बाद आप मैटरनिटी रिलीफ देखोगे कि भाई बीइंग अ वुमेन मुझे मैटरनिटी रिलीफ मिलेगी क्या, नहीं। तो दूसरा काम आपका ये हो गया देखना। अब तीसरा आप क्या देखोगे, जब आपने देख लिया भाई कंडीशन भी अच्छी है, भाई चल मेरे को मैटरनिटी रिलीफ भी मिल जाएगी वुमेन को, चलो अब मैं वेजेस देखती हूँ और डिसेंट वर्किंग कंडीशंस देखती हूँ। मेन वेजेस याद रखना, तो आपको ये पॉइंट याद रहेगा, ठीक है। अब मैं तीसरा काम है, फिर मैं पैसे के बारे में, क्योंकि आजकल ना आप एक चीज़ नोटिस करना, ये जितने भी लोग होते हैं ना, चाहे गरीब तबका के हैं, आजकल बेचारों को ये चीज़ों का बड़ा हो गया कि अच्छा काम हो, ये वो, अब काफ़ी चेंजेस आने स्टार्ट हो गए हैं ना। तो बस ये याद है उनके लिए, अब दूसरा ज़रूरी काम है कि भाई वर्किंग कंडीशन थोड़ी अच्छी हो जाए, मैटरनिटी रिलीफ मिल जाए, है ना। हल्का सा स्टोरी की तरह याद रखना। अब जैसे 43A, अब ये आया। अब ये में क्या आ गया कि वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। भाई अब तो वर्कर ने वेजेस भी देख लिया, वो कह रहा है कि भाई मैं तो पार्टिसिपेशन देखूंगा इंडस्ट्रीज में कि कैसे हो रही है, भाई अब तो मैं पार्टिसिपेट करूंगा इंडस्ट्री में। अब इतना आगे बढ़ गया, फिर ये उसने मैनेजमेंट भी कर ली, पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट में ही हुआ ना। फिर उसने सोचा यार अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, अब चलो बड़ा मतलब कि अब और आगे ट्राई करते हैं। तो फिर कहता चलो मैं खुद की एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाता हूँ। तो लिंक हुआ ये सब। कैसे लिंक हुआ? हमने 40 में गांव विलेज 1 पे हमने पहली कंडीशन हमारी थी, हमने एजुकेशन लेनी है, वर्क लेनी है, और हमारे पास पब्लिक असिस्टेंट करेंगे, फिर हम कपड़े देंगे, क्लर्क की जॉब करेंगे। दूसरा हमारा काम क्या है? दूसरा हमारा काम है कि भाई उसमें वर्किंग कंडीशन अच्छी है, मैटरनिटी रिलीफ मिल जाएंगी मुझे वुमेनों के। और तीसरा क्या है कि भाई उसमें वर्कर पार्टिसिपेशन कर पाऊँ, मैं मैनेजमेंट करूँ इंडस्ट्री। फिर चौथा कहते छोड़ो यार, हम तो कोऑपरेटिव बनाते हैं, खुद का कुछ बनाते हैं, ठीक है। तो इससे ये हो गया। अब इसके अमेंडमेंट भी हम लास्ट में डील करेंगे। देन आ गया 44। भाई 44 तो मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल इस टाइम पे चल रहा है। तो आई होप तुम सबको पता होगा ये 44 किसके रिगार्डिंग है? यूजीसी के रिगार्डिंग, यूनिफॉर्म सिविल कोड। सबसे पहले गोवा में हुआ था, गोवा में तो ऑलरेडी था, अब ये उत्तराखंड में भी आ चुका है यूजीसी। देन आर्टिकल 45। अब आर्टिकल 45 में देखो, आर्टिकल 45 में अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के रिगार्डिंग बात की है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक अमेंडमेंट के रिगार्डिंग में कमेंट करने को बोला था कि 86 अमेंडमेंट किसके रिगार्डिंग है। 86 अमेंडमेंट में ही हमने ये 3 चीज़ों में चेंजेस हुए थे, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटी। अब वो क्या चेंजेस थे, थोड़ा सा दिमाग लगाइए और बताइए, नहीं तो पिछली वीडियो में जाके देखिए। हल्का सा अगर मैं बताना चाहूँ तो उसमें ये चेंजेस थे कि आप 6 to 14 फंडामेंटल राइट है बच्चों का एजुकेशन फ्री में लेने का, और डीपीएसपी में ये था कि बिलो 6 वाले बच्चों को एजुकेशन देना, स्टेट को एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। एंड फंडामेंटल ड्यूटी थी कि अगर बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए तो माँ बाप का काम है कि बच्चों को, उनकी ड्यूटी है कि बच्चों को स्कूल भेजा जाए, सेंड करो, ठीक है। देन उसके बाद आ गया आर्टिकल 46, प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC ST एंड वीकर सेक्शन, कि जो SC ST एंड वीकर सेक्शन है इनके एजुकेशन इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करना, ठीक है। अब हाँ, इसको कैसे याद रखना है, इसको मैं आपको बाद में याद कराती हूँ कि 45 और 46 को कैसे याद रखना है। देन आ गया 47, सॉरी माइट भी 47 यहाँ मिसिंग है, मैं आपको बता दूँ न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग है, बेसिकली ये इंटॉक्सिकेंट्स के रिगार्डिंग है, ठीक है। इसको मैंने ऐसे याद किया था, 7 दिन कहते हैं ना, 7 दिन एक अच्छा खाना खाना चाहिए, तो 7 दिन न्यूट्रिशन भरा फूड खाइए जी, ठीक है। देन 48 में आ गया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। अब मैंने इसको ऐसे याद किया था, ये देखो बहुत फ़नी है बट लर्न करने के लिए ईजी। अब 8 ऐसे ही काव बनती है ना, तो ये एग्रीकल्चर, अब काव का इस्तेमाल भी एग्रीकल्चर में है, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री इन दोनों में ये आ जाए, क्योंकि ये एनिमल भी है और एग्रीकल्चर में भी यूज़ होता है। तो उसके बाद हम देखेंगे आर्टिकल 48A।
जितने भी ये आर्टिकल होते हैं ना जिनके आगे ए होता है, ये अमेंडमेंट के थ्रू ही आते हैं, हमेशा याद रखना। कहीं भी ऐसा दिखे ना तो ये अमेंडमेंट के थ्रू आ रखे हैं। और इसमें 48A में हमने बात की थी एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के रिगार्डिंग। अब मैंने आपको 48 का बताया ना, 8 से मुझे काऊ याद आती है। अब काऊ भी तो कहीं ना कहीं भाई फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग है ना, तो वहीं से आप 48A का याद रखना, ठीक है। देन ये अमेंडमेंट से ऐड हुआ तो अमेंडमेंट को हम लास्ट में डील करेंगे। देन आता है आर्टिकल 49 और आर्टिकल 50 और आर्टिकल 51, ठीक है। 51 में तो देखो यार, आजकल इंटरनेशनल पीस की इतनी बातें चल रही है ना, कोई हिसाब ही नहीं, कि शांति चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, ठीक है। 51 सबका ये कहना है, एक सलाह है सबकी कि भाई शांति हो जाए, ट्रम्प बाबा बस करो, ठीक है। तो उससे याद रखना। और 50 मतलब जीरो इंटरफेरेंस, हमें कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहिए आपकी। जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव को अलग अलग रखो, कोई इंटरफेरेंस मत करो, जीरो इंटरफेरेंस रखो। अब आप सोचोगे यार 40 और 50 कैसे याद रखूँगा? भाई सिंपल सी बात है, हम किसी को कहते हैं ना इंटरफेयर मत करो, तो ऐसे होता ना, ओह शिट, 2 3 4 5, हाथ बहुत गंदा बना है, चलो कोई ना। 5 उंगलियाँ होती हैं, 5 उंगली से कहते हैं ना भाई तू इंटरफेयर मत कर, तो हो गया ये 5 और 4, फिर बाकी जो बचा वो तो गांधी जी का हो गया ना, विलेज पंचायत, डन। उसके बाद 49, अब हमारा याद करने वाला रह गया 49, 45, 46, ठीक है। अब देखो आप एक चीज़ याद रखना, अगर आप एक को याद कर लोगे ना तो हो जाएगा इजीली। देखो 46 और 49, अब मोस्टली देखो SC ST कैटेगरी आज भी इतने साल आज़ाद होने के बाद भी हम देखते हैं उनके साथ काफ़ी मतलब लोग करते हैं भेदभाव या कुछ भी, मतलब उनको उनके प्रॉपर लाइफ जीने नहीं देते हैं, जिसके कारण जैसे हम इसको हल्का से इस कंटेक्स्ट से याद रख सकते हैं कि जैसे जो SC ST होते हैं उनको लोग अभी भी जैसे कहीं मॉन्यूमेंट्स है, कोई बिल्डिंग है, वहाँ से प्रोहिबिट करते हैं उनको एंट्री के लिए, जो कि सरासर गलत है। बट हम ठीक है याद रखने के पर्सपेक्टिव से इस चीज़ को याद कर रहे हैं, पर इस चीज़ को अपने दिमाग में हावी नहीं होने देना कहीं भी, क्योंकि वी ऑल आर ह्यूमंस, सब इंसान है, नथिंग एल्स, और कुछ इससे ज़्यादा सोचना ही नहीं है कभी हमें। देन उसके बाद हमारा एक रह गया था 46 भी हो गया, एजुकेशन इकोनॉमिक SC ST वीकर सेक्शन, ठीक है। अब एक चीज़ याद रख लेना, ये वीकर सेक्शन भी इसी में आएंगे, ठीक है। अब कई बार वुमेंस को भी तो कर देते हैं ना प्रोहिबिट कि वुमेंस भी नहीं आएंगी, ये है वो, तो वैसे याद रखना, ठीक है। हमारा अब बचा सिर्फ एक तो ये भी हमने कर लिया था, 45 बचा, ठीक है। 45 भी आप ऐसे याद रखना कि 5 हाथ से याद रख लो भाई, हाथ से इंटरफेयर के लिए रोका था, और हाथ से ये होता है कि हाँ भाई पढ़ना है, एजुकेशन के लिए पूरा हाथ की जरूरत पड़ती है ना, पेन पकड़ने के लिए, ऐसे प्रॉपर ऐसे याद रख लेना, हल्का तो याद रहेगा, इतना तो कोई इशू नहीं है। तो आई होप आपको सब चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बाकी अभी हम इसके बाद डील करते हैं कि जो डिवीज़न है सोशलिस्ट, ठीक है, सोशलिस्ट, गांधीयन, लिबरल, इन सब के साथ क्लासिफिकेशन के साथ डील करेंगे, और प्लस जो हमारी अमेंडमेंट्स है DPSP में उसके साथ डील करेंगे। तो इससे हमारा पूरा का पूरा DPSP विद ट्रिक्स और इसी वीडियो में आपको याद हो जाएगा, आई प्रॉमिस। ओके, चलिए नेक्स्ट अब करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ DPSP।